तो आज करने वाले हैं बच्चों एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम ह्यूमंस को बुरा भला बोलने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारे आसपास की चीजों के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे कि कैसे हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। अगर तुम 100-200 साल बाद वहां जाओगे तब तक वो बॉडी डिग्रेड हो चुकी होगी, डिकम्पोज होकर खत्म हो चुकी होगी और वो रिवर का पानी शायद फिर से पीने लायक हो जाए। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में 3 पढ़ लेते हैं। गैसियस में सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो दोनों के दोनों, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों के दोनों इफेक्ट डालते हैं प्लांट के ऊपर भी। एक स्ट्रॉन्गर एसिड अपने से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, तो संगमरमर धीरे धीरे हल्के से पीले कलर के कैल्शियम सल्फेट में बदलेगा, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। 2 टाइप की स्मॉग पढ़ी गई, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक कहा जाता है क्योंकि ये पहले वहीं पे देखी गई थी और ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है। इस इंसान ने यहाँ पे गंदगी फैलाई, इसको बंद करो। इसके घर की नाली का पानी रिवर में आ रहा है, इसको बंद करो। तो पॉइंट सोर्स मतलब जहां पे हम बता पाए कि भाई ये पॉल्यूशन का सोर्स है कहां से आ रहा है। बीओडी की लेवल अगर 5 से ज्यादा हुआ तो मछलियां मर जाएंगी, और अगर 17 से ज्यादा हुआ इसका मतलब बहुत ज्यादा खराब, गंदा, कीचड़ वाला पानी है। कि इन आयन की क्या क्या टॉलरेबल लिमिट है और क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि ये देखो जेई मेंस में पूछा गया है, तो जो जेई मेंस में सिंपल लेवल के क्वेश्चन है वो नीट में आने के चांसेस होते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पे हम केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को लगा के, जहां पे हम केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी को, रिएक्शन की इंफॉर्मेशन को यूज करके एनवायरनमेंट को एक बेटर, ग्रीनर प्लेस बना सके। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? तो आज करने वाले हैं बच्चों एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम ह्यूमंस को बुरा भला बोलने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 11 का आखिरी चैप्टर है ये एनसीईआरटी में, राइट? इसमें हम थोड़ा सा अच्छे बन के सोचेंगे, एनवायरमेंटल के बारे में सोचेंगे, एनवायरमेंट के बारे में सोचेंगे, हमारे आसपास की चीजों के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे कि कैसे हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। क्योंकि अगर डॉक्टर बनने के बाद आगे कमाई करनी तो अर्थ भी तो बची होनी चाहिए ना। तो अर्थ को बचाना सीखना भी डॉक्टर बनने के लिए एक जरूरी कदम है। तो छोटी छोटी बातें हैं ये चैप्टर। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है कुछ बातें। दूसरी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर छोड़ के जाते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री की तरह है। अगर तुमने बातें समझ ली, चीजें समझ ली, तो इसमें कुछ याद करने वाला खास नहीं रहेगा। सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन को समझना है, मतलब को समझना है, थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें आती हैं? सबसे पहले पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो भी हम दिन में रोज काम करते हैं सब पॉल्यूशन है। ह्यूमन बीइंग अगर जिंदा है तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट? अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुम बिल्डिंग बना रहे हो, कोई ना कोई काम पॉल्यूशन कर ही रहा है। बेसिकली डेफिनेशन वाइज कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरमेंट पे, अर्थ के नॉर्मल फंक्शनिंग पे या ह्यूमन की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, उल्टा इफेक्ट डाल सकती है, उसे खराब कर सकती है, उन सारी चीजों को कहा जाता है पॉल्यूशन। उन सारी चीजों को कहा जाता है पॉल्यूशन विच हैव हार्मफुल इफेक्ट। और ऐसी चीजें जो ये पॉल्यूशन करती हैं उनको कहा जाता है पॉल्यूटेंट। क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट। सिंपल से मतलब है पॉल्यूटेंट 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे मान लो तुमने कोई डेड बॉडी फेंक दी जंगल में ले जाके, ठीक है, ऐसा करना नहीं, क्राइम है, बट मान लो तुमने कोई डेड बॉडी जंगल में ले जाकर फेंक दी, तो कुछ टाइम वो आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी। मान लो तुमने एक डेड बॉडी को वाटर बॉडी में फेंक दिया, रिवर में फेंक दिया, तो वो पानी पीने लायक तो नहीं रहेगा। तो पानी में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हुआ। बट धीरे धीरे आज से 100-200 साल बाद जब तुम वहां जाओगे, अगर बचे तो, अगर तुम 100-200 साल बाद वहां जाओगे तब तक वो बॉडी डिग्रेड हो चुकी होगी, डिकम्पोज होकर खत्म हो चुकी होगी और वो रिवर का पानी शायद फिर से पीने लायक हो जाए। यानी कुछ ऐसे पॉल्यूशन जो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से खत्म हो जाते हैं या कोई आर्टिफिशियल मेथड से खत्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और अगर तुमने जैसे पॉलिथीन को जमीन में फेंका तो आज से 1000 साल बाद भी वो वैसी की वैसी वहीं से निकलेगी। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ध्यान रखना, डीडीटी बहुत कॉमन था ना, पेस्टिसाइड, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। याद है स्ट्रक्चर? बना देता हूं चलो एक बार। डीडीटी, ये डब्बा क्यों बन रहा है? चलो एक बार डीडीटी का स्ट्रक्चर देख लो फटाफट। 3 क्लोरीन लगे हैं एक कार्बन पे, क्लोरल का डेरिवेटिव,
दूसरे कार्बन पे लगी हैं 2 फिनाइल की रिंग, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इतना बन गया डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और इसी पे लगे हैं 2 क्लोरीन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी हमारा बच्चों एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड था, जाके मछलियों को मारता था, वाटर बॉडी पे पॉल्यूट करता था, इसलिए इसके यूज को डिसकंटिन्यू कर दिया। प्लास्टिक एक कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, बात सिंपल सी है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का मतलब क्या है? देखो 3 टाइप के पोल्यूशन है। एक हमारे आसपास की हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं, आसपास के पानी में जिससे हम पानी पीते हैं, और आसपास की मिट्टी में जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना उगाते हैं। तो उन्हीं 3 पॉल्यूशन में बांटा गया। पहला आता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी इसमें हम गैसियस, आसपास का जो गैसियस एनवायरनमेंट है उसके पोल्यूशन की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसी चीजें, पर्टिकुलेट मैटर, गैसेस या कोई भी ऐसी चीज अगर एयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो वेजिटेशन पे, एनिमल पे, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे, इन सब चीजों पे इफेक्ट डाल सकते हैं, उनको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। 2 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर वो है जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे आसपास का सबसे पहला एनवायरमेंटल लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जिसमें डस्ट भी है, वाटर वेपर भी है, बादल भी है, काफी दूर तक फैला हुआ है। और उसके ऊपर का है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें मेनली क्या है? ओजोन लेयर जो हमें, ओजोन का एक छाता है जो हमें किससे बचाता है? यूवी रेस से बचाता है। तो दोनों पढ़े जाते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में। पहले बात करें ट्रोपोस्फेयर, तो ये लगभग 10 किलोमीटर की हाइट, 10 किलोमीटर की हाइट बहुत दूर है, पहुंच भी नहीं पाओगे। तो 10 किलोमीटर की हाइट यानी लगभग 10,000 मीटर, 10,000 मीटर यानी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। तो ट्रोपोस्फेयर का अंदाजा लगा सकते हो, माउंट एवरेस्ट के पीक से लगभग 1,500 मीटर या 1.5-2 किलोमीटर ऊपर है, वहां तक ट्रोपोस्फेयर होता है। इसमें 2 टाइप के, तो ये समझना जरूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जिसको हमने फेंका, मैंने हवा में, मैंने बाइक चला के मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में छोड़ दिए, तो वो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली कहां से आ रहा है? सोर्स से, डायरेक्टली सोर्स से आ रहा है। अब वही नाइट्रोजन का ऑक्साइड हवा में मौजूद वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना ले, तो दैट इज सेकेंडरी। सिंपल से मतलब है, प्राइमरी जो पहले आया, सेकेंडरी जो बाद में आया। प्राइमरी जो पहले आया, सेकेंडरी जो बाद में आया। तो जो अपने जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में आए थे उसी फॉर्म में रहते हैं, जिस फॉर्म में आए थे उसी फॉर्म में रहते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो है जो प्राइमरी से बनते हैं बाय सम केमिकल रिएक्शन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है। ओजोन, अब तुम कहोगे सर ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहोगे ना कि सर ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं है। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी। तो यहां पे है तो गड़बड़ है, ऊपर है तो अच्छी बात है। तो ओजोन हमें दूर से प्रोटेक्ट करे वो हमारे लिए अच्छा है, पास ना आए, दूर रह के ही काम करे। तो ये हो गया हमारे कॉमन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगर हम बात करें, हवा में गैस की भी इंप्योरिटी है, हवा में वाटर की भी इंप्योरिटीज हैं, और हवा में सॉलिड भी इंप्योरिटीज है। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में 3 पढ़ लेते हैं। गैसियस में सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। तो अलग अलग चीजों से, जैसे तुमने कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ी तो उसमें हम सल्फर को जला के SO2 बनाते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। थोड़ा बहुत SO2 तो वेस्ट होगा। मेटलर्जी में पाइराइट ओर की मदद से जब रोस्टिंग करते हैं तो SO2 बनता है। तो हमारे बहुत सारी ऐसी काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें हम हवा में सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एयर बिकम पॉल्यूटेड। अब सल्फर और नाइट्रोजन, देखो एसिडिक ऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, इफेक्ट पता होना चाहिए। इफेक्ट तो ये ज्यादातर ब्रीथिंग इश्यू करते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ज्यादातर ब्रीथिंग इश्यू या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब आंखों में एलर्जी, सोच के देखो ना, एटमॉस्फेयर कहां से इंटरेक्ट करेगा? तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा,
तो आई इरिटेशन, तुम्हारी नाक में घुस जाएगा, कंजेशन, कोल्ड, एलर्जिक रिस्पॉन्स, तुम्हारे ब्रेथ के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, लंग इंफेक्शन, चेस्ट इंफेक्शन, इस टाइप की बीमारियां एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से होती है। तो तुम्हें इफेक्ट याद करने में आसानी है, जैसे सल्फर की क्या क्या इफेक्ट है, सल्फर की क्या क्या इफेक्ट है, देखो सबसे पहला क्या लिखा है, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीज, अस्थमा, अस्थमा या आसमा, ऑस्मा, सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंचाइटिस, इम्फाइसेमिया, आई का इरिटेशन, आई का इरिटेशन। और ये काफी कमाल की बात है भाई, ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि ये पूछी गई है इसलिए कमाल की बात है, इसलिए नहीं कि बहुत फायदेमंद है, पूछी गई इसलिए कमाल की बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मतलब वो जो अपनी सॉफ्टनेस होती है ना वो खो देते हैं, स्टिफ होके खराब हो जाते हैं। और SO2 कभी कभी किस में बदल जाता है, SO3 में। अगर SO3 में बदला तो दैट विल बी योर सेकेंडरी। अगर SO3 डायरेक्ट आए एनवायरमेंट में तो प्राइमरी होगा, अगर SO3 बदल रहा है, SO2 SO3 में बदल रहा है तो SO3 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, ज्यादा हार्मफुल है SO3, सो SO3 इज मोर हार्मफुल, ज्यादा एसिडिक है। ये पानी के साथ, यानी जैसे अगर मान लो हवा में SO3 है और बारिश हो गई, हो गया काम तमाम, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, अम्लों का राजा, एसिड किंग। तो जैसे ही SO3 को रेन वाटर मिलता है, सो दैट बिकम अ मेजर कॉज ऑफ एसिडिक रेन, मेजर कॉज ऑफ एसिडिक रेन, जो हर चीज खराब करेगा, ह्यूमन हेल्थ खराब करेगा, ह्यूमन बिल्डिंग खराब करेगा, वेजिटेशन खराब करेगा, तुम्हारी गाड़ियां, बाइक खराब करेगा, तुम्हारे मॉन्यूमेंट्स जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, संगमरमर से बने हुए मॉन्यूमेंट, उनको भी खराब करेगा। तो खतरनाक है भाई SO3, ठीक है, ताजमहल हमारा खराब कर रहा है, पकड़ो पीट के। दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसको यूजुअली हम नॉक्स से दिखाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड के पॉल्यूटेंट को सॉक्स बोलते हैं, मतलब X की वैल्यू SO2 SO3, नॉक्स NO2 N2O5 ये सब हो सकता है। तो नॉक्स यानी कि इन जनरल नाइट्रोजन के विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, एसिडिक। अब देखो कभी कभी तो ये अपने आप बन जाता है, क्यों, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस प्रोसेस को अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिले, जैसे कि वो टेम्परेचर कहां से मिल सकता है, थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कड़ा गई, तूफान आ गया, मन में तूफान आया, तो थंडर स्टॉर्म अगर हुआ, बिजली कड़काई, यानी हवा में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, दैट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड दैट विल कन्वर्ट द एनवायरमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी थंडर स्टॉर्म भी, थंडर स्टॉर्म में देखा ना एक अलग सी महक आती है, कभी सोचा है किसकी है, कभी सोचा है महक किसकी? वो महक होती है ओजोन की। किसकी होती है? ओजोन की। तो अगर थंडरस्टॉर्म हुआ तो ये भी हमारे NO2 दे सकते हैं। देखो लाइटनिंग जब आएगी वो भी NO2 देता है, और NO2 को अगर पानी में मिलाते हैं, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भी रिएक्शन सुनी होगी, तो NO2 अगर पानी में मिलता है तो ये भी बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, विच इज अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। ये भी एसिड रेन है तो बहुत सारी चीजें खराब करेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, NO2 का रंग होता है भूरा। कैसा रंग होता है? भूरा। तो कभी कभी तुम्हें लगता है ना यार आज आसमान कुछ अलग ही भूरा सा दिख रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली NCR रीजन में रहते हैं वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे, जब दिसंबर नवंबर के महीनों में ये दिक्कत बहुत होती है, सांस नहीं ली जाती है यार, मतलब हल्का सा भी कुछ कर लो तो फेफड़ों के आग लग जाती है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने NO2 जो गैस है वो ब्राउन कलर की हेज फैलाती है, तो स्मॉग का भी एक मेजर कंपोनेंट है। NO2 की प्रेजेंस की वजह से सारी दिक्कतें होती हैं। अगर बात करें तो NO2 की वजह से हमें क्या मिलता है? रेडिश या ब्राउन हेज मिलती है। हेज मतलब वो धुंध सी दिखाई देगी। इसकी वजह से पल्मोनरी ओडेमा होता है, डायलेशन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज डायलेट कर जाती हैं, आई इरिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम, बाप रे बाप, लिवर खराब, किडनी खराब, मतलब हर जगह जाके हमला करेगा, कोई जगह नहीं छोड़ेगा, एंड कॉजेज एसिड रेन। अब देखो NO2 का भी इफेक्ट प्लांट पे, ये बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि SO2 क्या करता है? फ्लावर की लीव्स को या फ्लावर को स्टिफ कर देता है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर,
NO2 क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन कर देता है, फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन कर देता है और लीव्स को भी डैमेज करता है। तो दोनों के दोनों, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों के दोनों इफेक्ट डालते हैं प्लांट के ऊपर भी। ह्यूमन हेल्थ पे तो डालते ही, प्लांट पे भी इफेक्ट डालते हैं। अगले आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली CXHY, हाइड्रोकार्बन यानी मेनली CXHY। कुछ अपने आप बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल, कुछ जैसे तुमने फ्यूल जलाया, अब तुम्हारी बाइक, जैसे देखा ना कई लोग बाइक चलाते हैं और उनके पीछे से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइक की सर्विसिंग नहीं कराई, फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया। कई लोग तो केरोसिन ऑयल यूज कर लेते हैं बाइक में। तो उस वजह से, स्पेशली तुमने देखा होगा अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में, तो उस वजह से भी कई बार हाइड्रोकार्बन रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। क्या कहते हैं? इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कंजेशन सा लगेगा, कोल्ड फील होगा, मुझे होता है बहुत। दे कॉजेज एजिंग, जैसे मैं अभी 17 साल का हूं, लेकिन इसी हाइड्रोकार्बन पॉल्यूशन की वजह से मैं तुम्हें कितने साल का लगता हूं। तो वो प्रॉब्लम है कि इंसान अपनी एज से ज्यादा बड़ा लगेगा, सेल्स का डिकम्पोजिशन जल्दी होगा तो एजिंग हो जाएगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे। एक 17 साल का बच्चा तुम्हें 50 साल का बुढ़ा लग सकता है। टिश्यू का ब्रेकडाउन हो जाएगा, फ्लावर भी मतलब बसंत में पतझड़ आ जाएगा, फ्लावर की शेडिंग हो जाएगी, ट्विक्स आ जाएंगे प्लांट में। तो ये सारी प्रॉब्लम हाइड्रोकार्बन करते हैं। और कुछ हाइड्रोकार्बन स्पेशली मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीन हाउस गैस भी होता है। कार्बन के ऑक्साइड में ये बच्चों हम लोग पी ब्लॉक में जान चुके हैं, ये सब गैशियस पॉल्यूटेंट है। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गैशियस हाइड्रोकार्बन, कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन में मेन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मेनली बनता है फ्यूल्स के इनकंप्लीट कंबशन से। कैसे बनता है? फ्यूल को या कोई भी कार्बन कंटेनिंग चीज को तुमने प्रॉपर नहीं जलाया तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। CO2 भी पॉल्यूटेंट है, कार्बन ज्यादा पॉल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसीलिए तुमने शायद सुना होगा एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग। ये रेटिंग की जाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज की, पर्सन की, कि कोई भी पर्सन अपने पीछे कितना कार्बन पॉल्यूटेंट छोड़ के जा रहा है। कार्बन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वी आर ऑर्गेनिक थिंग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। तो ये कार्बन फुटप्रिंटिंग की मदद से ये मेजर आउट करते हैं कि कौन सी चीजें कार्बन पॉल्यूटेंट बढ़ाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करी। जिसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है खतरनाक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है तुम सबको पता है ये बात, बच्चा जानता है गली कूचे में कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सांस के साथ अंदर गया, हीमोग्लोबिन में आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेटल कार्बोनिल वाला, जो ऑक्सीजन को फिर लेने से रोक देगा और शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और एक बार ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई फिर डेथ। तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। गिडीनेस फील होगा, सर में दर्द होगा, धुंधलापन आ जाएगा आंखों के नीचे, कार्डियोवास्कुलर मैलफंक्शन, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। सिगरेट के स्मोक में भी कार्बन बहुत होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है इससे, बेबीज में डिफॉर्मिटी आती है। मतलब देख रहे हो यार, ये ऐसी चीज है जिसको अगर तुम देख लो ना, अगर कभी गूगल सर्च करके देखो इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन, और उसमें ऐसी ऐसी इमेजेस दिखेंगी कि तुम्हारा मन कांप जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, मैंने कोई इमेज नहीं डाली पीपीटी में, डराना नहीं चाहता हूं। Spontaneous abortion in pregnant women. So these are the common causes of carbon monoxide. You have to remember the common basic causes of different pollutant. ठीक है बात क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट कि इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है? हरे घर वाली गैस है। अभी ग्रीन हाउस गैस आगे भी समझेंगे। ग्रीन हाउस गैस बेसिकली क्या होती है? ये एक तरह से कहते हैं कि तुम आ जाओ, अपनी मर्जी से आ जाओ, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। तो ग्रीन हाउस गैसेस सन से आने वाली एनर्जी को आने तो देती हैं, लेकिन जब वो टकरा के वापस जा रही होती है तो जाने नहीं देती हैं। कहते हैं आ तो गए हो, जाओगे कैसे? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। मतलब ये क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है अर्थ का, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल ऊपर बढ़ रहा है। मालदीव घूमने जाना तो अभी चले जाओ। सुनने में ये भी आया है कि आई थिंक 10 या 5-15 साल बाद मालदीव के ज्यादातर आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
तो अगर तुम्हें घूमने जाना है आइलैंड पे, खासकर से वो आइलैंड जो सी लेवल पे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो आज से 10-15 साल बाद वो सी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो सकता है। हेडेक होता है, सर दर्द, नौशिया, चक्कर आते हैं, एस्पायरेशन होता है, एंजाइटी फील होती है, ये सारी बातें कार्बन डाइऑक्साइड के कॉज हैं। अब बात करें ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, अभी समझाया, आ जाओगे जा नहीं पाओगे। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती, सन से यूवी रेस को आने देती हैं, एनर्जी को आने देती हैं, थोड़ी बहुत चली जाती हैं वापस, लेकिन थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर ली जाती, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर ली जाती, और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर तुम्हें जानना है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं, एक तरीका होता है, जैसे प्लांट है, अब कहीं पे सन की रेज या सन ज्यादा समय के लिए नहीं आता है, तो प्लांट को सन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट, फोटोन चाहिए, तो उनके लिए एक चेंबर बनाया, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, एक ग्लास का चेंबर बनाया। अब वो ग्लास का चेंबर क्या करता है कि जो सन से रेज आती है वो अंदर आ जाती है, लेकिन बाहर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं जा पाती थी, तो वो एक ग्रीन हाउस चेंबर कहलाता था, जिससे हम प्लांट को कम समय में ज्यादा सन एनर्जी या ज्यादा फोटोन दे पाते थे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांटेशन को इंप्रूव करने के लिए ग्रीन हाउस चेंबर बनाए जाते थे। सिमिलर इफेक्ट यहां पे ये गैसेस कर रही है, इसलिए इन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसीलिए कहते हैं जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कांच वाली बिल्डिंग है, नहीं होनी चाहिए, वो ओवरऑल उस शहर में गर्मी बढ़ा रहे हैं, उस शहर में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात? आगे समझते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन अभी मैंने बताया था ज्यादा इफेक्टिव है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करते हैं, ये मेनली कूलेंट गैस होती हैं, मेनली ये कूलेंट गैस होती हैं। अब इनका यूज कम कर दिया गया है, बट पहले इनका यूज बहुत होता था। पुराने समय के इंसानों ने ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, अब लोग अवेयर हो गए, लेकिन अब लोगों का पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक है। नाइट्रस ऑक्साइड खतरनाक लेवल की ग्रीन हाउस है, CO2 के कंपैरिजन में 320, यानी एक नाइट्रस ऑक्साइड वो काम कर देगा जो 320 CO2 मिलके कर पाएंगे। लाफिंग गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इंफेक्शन डिसीजेस ये सब बढ़ेंगे, डेंगू, मलेरिया, ये सब चीजें होंगी। अभी मैंने बताया सी वाटर बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, ये सारे इफेक्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग से देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? अगली बात करें एसिड रेन। तो एसिड रेन कब बोलते हैं, जब pH 5.6 से कम हो जाए। अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाए तो ये ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं एसिड रेन। ये मेनली थोड़ा बहुत एसिडिक CO2 की वजह से होता है, कार्बोनिक एसिड, बट मेजरली ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, क्या करता है एसिड वेट और ड्राई डिपोजिशन होता है। वेट डिपोजिशन मतलब जब रेन में हो, ड्राई डिपोजिशन जैसे फॉग में हो जाए, मतलब धुंध भी एसिडिक हो सकती है। ठीक है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिफ्लोरेशन, डाईबैक, ये सारी चीजें इसकी वजह से हो जाती हैं। ह्यूमन और एक्वेटिक लाइफ को दोनों को ये अफेक्ट करता है। फॉरेस्ट खत्म कर देता है, वेजिटेशन पे इफेक्ट डालेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालेगा, रेलवेज, ब्रिज, मॉन्यूमेंट, इनको भी डैमेज करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ताजमहल क्यों खराब हो रहा है, ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है। ताजमहल बना है संगमरमर से, सुनो ना, संगमरमर की ये इमारतें नहीं, मीनारे, संगमरमर। तो संगमरमर होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड अपने से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, तो संगमरमर धीरे धीरे हल्के से पीले कलर के कैल्शियम सल्फेट में बदलेगा, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। कॉमन सा एग्जांपल समझाता हूं। घर में अगर मार्बल्स लगे हों, उस मार्बल पे हमेशा एसिडिक चीजों से सफाई करने को मना करते हैं, एसिडिक चीजों से सफाई करने को मना करते हैं, वरना उस मार्बल में जगह जगह गड्ढे पड़ जाएंगे, जगह जगह खराब हो जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीजों के लिए एक रीजन ही बना दिया है ताजमहल के अराउंड, जिसे ताज ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसमें
ऐसी चीजों का यूज बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिल्कुल वर्जित कर दिया है जिनसे एसिड रेन होने के चांसेस है फॉर द ग्रीनर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, गैशियस पॉल्यूटेंट की बात यहां पे खत्म होती है। गैशियस पॉल्यूटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात यहां पे खत्म होती है। अब आते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, जिन्हें बोलते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट और पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। इन्हें कई बार पीएम भी बोलते हैं, हमारे पीएम नहीं, ये एनवायरमेंट के पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर। जब सॉलिड की वजह से, जैसे धूल आ गई, डस्ट आ गया, या कोई सॉलिड चीज की वजह से अगर पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है इन एटमॉस्फेयर, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। दो टाइप के होते हैं, वाइबल एंड नॉन वाइबल। वाइबल विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइबल यानी लिविंग, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, जैसे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एनवायरमेंट में तो था ही नहीं था कोरोना वायरस एनवायरमेंट में। तो ऐसी चीजें जो वाइबल है, लिविंग है। नॉन वाइबल, जो नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया। मिस्ट भी ग्लोबल वार्मिंग करता है, मिस्ट भी ग्लोबल वार्मिंग करता है। मिस्ट मतलब किसी लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करना, लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में अगर एयर में रखें, दैट इज कॉल्ड एज मिस्ट। फ्यूम्स हो गई। तो ये सारे हमारे नॉन लिविंग या नॉन वाइबल पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। हर्बिसाइड जो वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं, इस टाइप के जिनका साइज 5 माइक्रोन से कम है, जिनका साइज 5 माइक्रोन से कम है, वो लंग्स में भी पहुंच जाते हैं, यानी लंग इंफेक्शन भी करेंगे। 5 माइक्रोन से ज्यादा वाले हमारे नेसल पैसेज में, नाक के अंदर ही रोक लिए जाएंगे। लेड पॉल्यूशन भी एक टाइप का पार्टिकुलेट मैटर है, इसीलिए लेड के यूज को अवॉइड करता है। पहले पेंट में लेड यूज होता था, पेट्रोल में लेड यूज होता था, अब इन सब चीजों से लेड का यूज खत्म या मिनिमम कर दिया है। क्लियर है ये बातें? अगले पॉल्यूटेंट पे बढ़े, विच इज स्मॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉग मीन्स स्मोक प्लस फॉग, यानी कोहरा भी है और सॉलिड मटेरियल भी है, पार्टिकुलेट मैटर भी है। तो जब धुआं और कोहरा एक साथ मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉग। द कॉमन एग्जाम्पल आई एम अगेन टेलिंग यू इज दिल्ली स्मॉग। दिल्ली में हमेशा ये कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर विंटर के एंड टाइम में, नवंबर दिसंबर जनवरी मंथ में, एक स्मॉग की चादर से घिर जाता है, स्मॉग की चादर से घिर जाता है, और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग, जिसमें स्मोक भी है, डस्ट भी है, गैसेस भी है, वाटर वेपर्स भी, सब कुछ है। दो टाइप की स्मॉग पढ़ी गई, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मोक कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वहीं पे देखी गई थी, और ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है। कैसी होती है? रिड्यूसिंग नेचर की, मतलब इसमें ज्यादातर चीजें रिड्यूसिंग कंपाउंड है, जैसे सल्फर का डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ये ठंडे एटमॉस्फेयर में होता है। ये कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग बिल्कुल अपोजिट है। एक ठंडे में है, एक गर्म में है, एक रिड्यूसिंग है, एक ऑक्सीडाइजिंग है। फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक कहा जाता है, क्योंकि पहले वहां देखी गई ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, यानी इसमें जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, जैसे ओजोन, पैन और नॉक्स। पैन इज व्हाट? पैन इज अवर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है नाइट्रोजन के ऑब्वियसली देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेगा। किससे बनेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एसिटाइल यानी कि एसिटाइल ग्रुप, पर ऑक्सी यानी कि इस एसिटाइल पे पर ऑक्साइड लिंक, नाइट्रेट यानी इसके आगे नाइट्रेट, इसके आगे नाइट्रेट। सो दिस इज कॉल्ड एज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, विच इज अ कॉमन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग ध्यान रखना है, इनमें सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, पैन ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। नॉन क्लासिकल स्मॉग इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। ये गर्म जगहों पे मिलता है। तो इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में फोटोकेमिकल स्मॉग होने के चांसेस ज्यादा है।
कई बार तुमने फील किया होगा ठंडी जगहों पे भी पॉल्यूशन की फीलिंग होती है, जैसे वरना हम सोचते हैं पहाड़ों पे चले जाएं पॉल्यूशन से बच जाएंगे, ऐसा है नहीं, ये सिर्फ मिथ है। पहाड़ों पे हाँ कहीं कहीं पे कम जरूर होता है, लेकिन वहां भी पॉल्यूशन हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है। आगे समझते हैं बच्चों, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है। ऑन बर्निंग, ये तुम्हारे पढ़ने के लिए, चाहो तो पढ़ो चाहो तो छोड़ दो, इस पे कोई काम का नहीं है। फॉसिल को जलाओ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सिंपल वर्ड में ओजोन, मैंने कहा था ट्रोपोस्फेयर में है तो पॉल्यूटेंट है, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पॉल्यूटेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बेनिफिशियल है। तो ओजोन किसी वजह से बन जाए ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाएं, जो हमें पता है कैसे आते हैं, पैन बन जाए तो वो सबके सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिर वो ओजोन बना देते हैं, तो ये सबके सब फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग ब्राउन कलर का होता है, इसलिए मैंने कहा दिल्ली एनसीआर वाले इसको देखते हैं, हर साल देखते हैं, हर साल वो इससे परेशान होते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कैसे किया जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग को? पॉल्यूशन कम करो, सीधी सी बात है। पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करोगे? कम काम करो, कम चीजें करो, आराम करो घर पे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो प्राइमरी प्रीकर्सर्स, प्रीकर्सर मतलब जो बनाने में शुरुआत कर रहा है, रिएक्टेंट कह लो सिंपल वर्ड में, जिसको हम ऐड करते हैं किसी चीज को करने के लिए। तो जो प्राइमरी सोर्स हैं, जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनको कंट्रोल करके। सेकेंडरी प्रिकर्सर जो बाद में बने, इनको कंट्रोल कर लो, मतलब हवा में प्राइमरी को आने से रोक लो पहले तो। जैसे फ्यूल चलाओ तो कम से कम यूज करो पॉल्यूशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, फ्यूल की मतलब इधर उधर फालतू की चीजों को जलाओ मत, बर्निंग कम करो फ्यूल्स की, फॉसिल्स की। तो उन सब चीजों से हम प्राइमरी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हवा में ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन कम से कम रहे जिससे ये चीजें क्रिएट हो सके, जिससे ये चीजें क्रिएट हो सके। ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं उनको लगा दो। मतलब ये भी शायद तुमने सुना होगा दिल्ली एनसीआर वालों में, नवंबर दिसंबर में एक और बिजनेस बहुत चलता है दिल्ली एनसीआर में, प्लांट का बिजनेस। अलग अलग जगहों से ऑफर आते हैं कि सर ये प्लांट ले लो, ये आपके अपने रूम में रखोगे तो हवा को 100 टाइम प्यूरिफाई कर देगा, एयर प्यूरिफायर बिकने लगते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी जो इन चीजों को खा जाते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं, तो अपने आप आसपास की इन्वायरमेंट से ये कम हो जाएंगे तो फोटोकेमिकल स्मॉग भी कम हो जाएगी। कुछ ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, जैसे केजरीवाल सर ने कहा था कि पूरी दिल्ली में जगह जगह पे एयर प्यूरिफायर लगेंगे, कई जगह लगे भी हैं बट हर जगह नहीं, बट मोस्ट ऑफ द जगह लगे भी हैं। अगर आप आईटी चौराहे पे देखो शायद वहां लगा है, कई सारे सोसाइटीज में लगा होता है। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं जो प्राइमरी या सेकेंडरी को एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिकली एयर प्यूरिफायर्स, एयर प्यूरिफायर्स। तो इन चीजों की मदद से हम फोटोकेमिकल स्मॉग को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन मतलब जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है और मेनली ओजोन लेयर होती है, वहां पे ओजोन लेयर का काम है यूवी रेस को एब्जॉर्ब करना। तो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में मेन प्रॉब्लम है ओजोन होल। कई सारे रेडिकल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन के रेडिकल, कई सारे रेडिकल हवा में उपस्थित ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं, ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओजोन कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ये कोल्ड रीजन में ज्यादा होता है, कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड क्लाइमेट में ये डिप्लीशन ज्यादा होता है। अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़े से ओजोन होल्स दिखाई देते हैं। क्लियर है? ये हमें पता है, यूवी रेज आती हैं सन से, अगर ओजोन कम होगी वो यूवी रेस को नहीं रोक पाएगी, यूवी रेस को नहीं रोके, यूवी रेस स्किन बर्निंग करेंगे, स्किन कैंसर कॉज करेंगे, ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। ओके, ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। ओके, अब बात आती है वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर को कौन कौन सी चीजें पॉल्यूट कर रही है? तो पॉइंट सोर्स, ऐसी चीजें जिनको हम बता सकते हैं कि इस फैक्ट्री से ये पॉल्यूशन आया, इसको बंद करो, इस इंसान ने यहां पे गंदगी फैलाई, इसको बंद करो, इसके घर की नाली का पानी रिवर में आ रहा है, इसको बंद करो। तो पॉइंट सोर्स मतलब जहां पे हम बता पाए कि भाई ये पॉल्यूशन का सोर्स है कहां से आ रहा है, तो उनको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स, बाढ़ आई, तूफान आया, पूरा गांव बहा ले गई, अब क्या पता वो बाढ़ कहां से आई कहां गई,
तो नॉन पॉइंट सोर्स ऐसे जहां पे हम नहीं बता सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर सोर्स क्या था, वो किस वजह से आया, वो आना था, आएगा, नेचुरल कैमिलिटी। इसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा, जब सोर्स नहीं पता है तो कंट्रोल कैसे करेंगे, जब सोर्स वा नहीं पता है तो कंट्रोल वा कैसे होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, डेड बॉडीज, जैसे मैंने कहा था रिवर में डाल दोगे डिकम्पोज नहीं होगी आसानी से, तो इसकी वजह से एक चीज आती है विच इज कॉल्ड एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO, एंड बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम बात करें तो हम बायोकेमिकल बोल लेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं BOD। देखो समझना ध्यान से, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब जो भी एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो पानी के अंदर इसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज पानी को ब्रेक करके ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं कि H2O को ब्रेक कर दिया H2O2 में, नहीं। एक्वेटिक स्पीशीज पानी के अंदर होते हैं और पानी के अंदर वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है किसी तरह से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक मिनिमम कंटेंट चाहिए, अगर ये एक मिनिमम लेवल से कम होगा तो उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब किसी भी वाटर बॉडी में कितनी ऑक्सीजन बाहर से आनी चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो अगर एक ऑर्गेनिक मैटर की इंप्योरिटीज हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, मोल्ड, ये सब हैं, तो वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे अपने लिए, वो ऑक्सीजन ले लेंगे। वेजिटेशन है पानी के अंदर, प्लांट्स है, वो अगर ऑक्सीजन ले लेंगे तो वहां पे एक्वेटिक एनिमल के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अगर पानी की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब उस पानी में ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है यानी वो पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी बच्चों वो पानी कैसा है, ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, वो पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है। जैसे ये पूछा गया है कि बायोलॉजिकल डिमांड 5 ppm से कम होनी चाहिए वरना मछलियां मर जाएंगी। BOD की लेवल अगर 5 से ज्यादा हुआ तो मछलियां मर जाएंगी, और अगर 17 से ज्यादा हुआ इसका मतलब बहुत ज्यादा खराब, गंदा, कीचड़ वाला पानी है। तो BOD ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो बैक्टीरिया को चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर जो BOD को, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं, उनको ब्रेक कर सके, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया जो पानी के थ्रू नुकसान कर सकते। ई कोली बहुत खतरनाक बीमारी थी, अब तो खैर कम हो गई है, शुक्र है। तो इस टाइप की चीजें पैथोजेंस से आती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इन आयन की क्या क्या टॉलरेबल लिमिट है और क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये देखो जेई मेंस में पूछा गया है, तो जो जेई मेंस में सिंपल लेवल के क्वेश्चन है वो नीट में आने के चांसेस होते हैं, पक्का होते हैं। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि इनके लिए क्या क्या मैक्सिमम लिमिट है, कि अगर नाइट्रेट आयन 50 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर पानी में डिसॉल्व्ड नाइट्रेट 50 ppm से ज्यादा है तो पानी पीने लायक नहीं है। उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, जहां पे इन्फेंट्स 0 से 5 ईयर के इन्फेंट्स पानी की वाटर पॉइजनिंग हो जाती है और डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, फ्लोराइड के लिए बहुत कम हम सहन कर सकते हैं, 1 से 2 ज्यादा हुआ, उससे ज्यादा बोन और टीथ हमारे कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल। आप कहोगे सर टूथपेस्ट में तो फ्लोराइड होता है, तो बोन और टीथ कमजोर करता है। सल्फेट अगर 500 ppm से ज्यादा है तो लैक्सेटिव इफेक्ट डालता है। लेड अगर 50 ppb, पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा है तो किडनी, ब्रेन और लिवर को डैमेज करता है। पीएच की वैल्यू अगर इससे ज्यादा है, पीछे है, तो हमारे पानी का, हमारी बॉडी का बफर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड है। अब बच्चों फटाफट बात कर लेते हैं सॉइल पोल्यूशन की। सॉइल में ऐसी चीजें जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर दें, कुछ ऐसे केमिकल जो हम ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं वो लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी कम करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जिनको हम बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं कि कम समय में हम ज्यादा फसल उगा सकें, वो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। और अगर तुम किसान बैकग्राउंड से हो, थोड़ा बहुत देखो एग्रीकल्चर सबको आना चाहिए, थोड़ा बहुत फसल उगाना सबको आना चाहिए, बिकॉज पढ़ा होगा ना बचपन में ऐसे हिंदी में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए एग्रीकल्चर का। तो अगर जैसे तुमने एक ही प्रकार की फसल को उगाते जा रहे हो
तो एक ही प्रकार की चीजें कम होते जाएंगे, सॉइल का बैलेंस खत्म हो जाएगा। जो एक साइक्लिक बैलेंस होता है कि ये उगाया फिर ये खत्म हुआ तो दूसरा उगाया तो उसने पहले वाली चीज को बढ़ा दिया, किसी और चीज को घटा दिया, तो एक साइक्लिक जो हमारे पास सर्कुलर बनता है, बैलेंस होता है, वो खराब हो जाता है और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो जमीन बंजर बन जाएगी और वो कहीं ना कहीं नुकसान ह्यूमन हेल्थ को पड़ाएगा। क्योंकि पहले के समय में अब जो सब्जी आती है, फल आते हैं, वो उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, उनमें केमिकल होते हैं, उनमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, हर्बिसाइड्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें हेल्थ वाइज इफेक्ट डालते हैं। अब अगर बात करें बच्चों कैसे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, एक और बहुत पॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आज के समय में हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डिपेंडेंट हो गए, लिथियम इज वेरी पॉइजनस एंड हर डिवाइस की बैटरी लिथियम आयन की होती है, क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव सोर्स हमें पता नहीं चल पाया है। हम अगर तुम न्यूज में सुनोगे तो हम एज अ कंट्री बहुत हैप्पी होते हैं ये बता के, ये जान के कि जम्मू कश्मीर रीजन में या लेह लद्दाख रीजन में बहुत ज्यादा हमें लिथियम का सोर्स मिला है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट फील्ड में इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने लेवल को, अपने स्किल्स को बूस्ट करने का, क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी, लिथियम आयन की होती है और हमें बहुत ज्यादा लिथियम डिपॉजिट मिले हैं इंडिया के अंदर। लेकिन एज अ एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो कहीं ना कहीं जाके एनवायरमेंट को हार्म करेंगे अगर हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एक बात ये सिंपल सी है, सारी चीजें बंद नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि भाई इतना ही करो जितने से तुम्हारा काम चल जाए और अगल बगल वालों को नुकसान ना हो। जब एक इंसान बहुत हद से ज्यादा चीजें करने लगता है, हद से ज्यादा डिजायर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे इफेक्ट आता है। तो हमें रिसाइकिल करना है चीजों को, ये नहीं कि हमने एक बार यूज किया फेंक दिया कि भाई पुराना हो गया, चीजों को रिसाइकिल करना है। जैसे फोन डिवाइस है वो भी आजकल ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए लोग करते हैं कि अगर आप नया फोन खरीदें तो पुराना फोन वहीं पे एक रिसाइकिल बॉक्स होता है, रिसाइकिल कर दो, पानी की बोतल रिसाइकिल करो, तो चीजों को रिसाइकिल करो। आजकल रिसाइकिल्ड वेस्ट से इवन कपड़े तक बन रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें रिसाइकिल करने की जरूरत है। डाइजेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीजें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनमें हम आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरिया ऐड करें, पर्टिकुलर फंजाई ऐड करें जो उनको डिग्रेड कर सके, जो उनको क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। डंपिंग, दिल्ली में अगर देखोगे तो एक पहाड़ है, घूमने के लिए नहीं है, दिल्ली में अगर देखोगे तो पहाड़ है, वो पहाड़ कूड़े का पहाड़ है। मतलब इतना ज्यादा वेस्ट फेंका गया है कि वो एक पहाड़ बन गया है, इतना ज्यादा है कि उस पर क्रेन तक चल जाती है। तो सोच सकते हो हम कितने बड़े लेवल पे एनवायरनमेंट को खराब करें। तुम्हें अगर मुझे सुन के ग्रेटा थनबर्ग की याद आ रही है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हमें उन सब चीजों को कंट्रोल करना है। मेन तरीका यही है कि हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि तुमसे ऐसे लिखने को नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा इन बातों पे ध्यान मत दो, छोड़ सकते हो अभी के लिए। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग दिस इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द अर्थ, बिकॉज हम नहीं रख रहे, हमारी करंट जनरेशन नहीं रख रही है, अगली जनरेशन को रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग यू हैव टू टेक केयर फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। ग्रीन केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पे हम केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को लगा के, जहां पे हम केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी को, रिएक्शन की इंफॉर्मेशन को यूज करके एनवायरमेंट को एक बेटर ग्रीनर प्लेस बना सके, बेटर ग्रीनर प्लेस बना सके। तो ये बात हुई हमारी बच्चों एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या बात करेक्ट नहीं है, देख सकते हो क्या क्या बातें हैं। सी बात इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कितना स्टेबल? 300 टाइम्स। बायो की बुक में शायद 250 लिखा है, बट केमिस्ट्री की बुक में 300 लिखा है। द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? ओजोन। ओजोन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, यानी बाकी है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नीट एग्जाम में मिलेंगे। ऑक्साइड कौन सा नहीं है जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड से 320, NO2 एसिड रेन, ये N2O5 ज्यादा आसानी से नहीं बनता है। N2O5 नाइट्रोजन को +5 तक ले जाना मुश्किल है, तो एनवायरमेंट में उतना ज्यादा इसका इफेक्ट या रोल नहीं होता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक क्या है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म कर सके? कार्बन मोनोऑक्साइड फाइनली कहां जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल और ओशियन प्लांट्स या हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? इसमें ऑक्सीडाइजिंग चीजें होती है, ओजोन होता है, पैन होता है, एक्रोलिन होता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते। तो इस टाइप की चीजें बच्चों तुम्हें ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आ गया तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, इसको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर नीट का ना होके ये कह सकते हो एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। पढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।